राजू जी, पहला सवाल आपसे ये है कि हम पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि अडानी को ये सौंप दिया गया, अब अडानी को ये पोर्ट मिल गया, अब ये हवाई अड्डा मिल गया, वगैरह वगैरह। अब ये एक मुकम्मल किस्म की सारी बिंदुओं को जोड़ती हुई खबर आई है कि हर 500 किलोमीटर का पर मोदी अडानी जी का एक बंदरगाह है और 24% हिस्सेदारी उन्होंने कब्जा कर ली है। वो बढ़ता जा रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए? पहली बात तो ये कि ये कैसे संभव हो गया, खास तौर से पिछले 10 साल में। जी, इसको समझने के लिए आपको पूरे पोर्ट बिजनेस का नेचर समझना पड़ेगा कि बेसिक कैसे ये ऑपरेट होता है। तो किसी भी पोर्ट का सक्सेस जो है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। एक है कनेक्टिविटी, दूसरा है टर्न अराउंड टाइम और तीसरा है कस्टम्स डिपार्टमेंट का सपोर्ट। और आपको मालूम है कि ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं उसमें सरकार का बहुत बड़ा मतलब योगदान है या आपको सपोर्ट की जरूरत है। कनेक्टिविटी इस तरीके से कि यदि रेल द्वारा या आपके सड़क द्वारा यदि पोर्ट कनेक्टेड नहीं है इंडस्ट्रियल प्लेसेस से तो सामान को ले जाने में काफी दिक्कत जाता है। ओके, तो और आपको मालूम है कि रेलवे 500 किलोमीटर से यदि ज्यादा का डिस्टेंस है इंडस्ट्रियल पार्क और पोर्ट के बीच में, तो रेलवे इज चीपर, रेलवे सस्ता साधन है माल को लेके जाने के लिए। ओके, तो आपको रेलवे के रैक्स की अवेलेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, तो रेलवे के रैक्स की अवेलेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो एक तो हुआ कनेक्टिविटी की चीज। दूसरा हुआ टर्न अराउंड टाइम कि एक जहाज जब आता है पोर्ट पे तो उसको खाली करके कितने फास्ट दोबारा सामान भर के भेजा जा सके। तो यहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और जो सारी चीजें रहती हैं वो यदि स्पीड अप नहीं हुआ, जो कस्टम डिपार्टमेंट करता है, तो आपका टर्न अराउंड टाइम पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं आपके एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इंडिया के जितने भी पोर्ट्स हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब भी ओशन में जहाज आता है, ये अपना समुद्री जहाज आता है, तो वो समुद्री जहाज इंजन को बंद कर देता है ओपन सी में, और ओपन सी से जेट्टी पे उसको टग बोट्स खींच के लेके आते हैं। ओके, अब ये टग बोट्स जो है, बहुत ही मजेदार बात है और रिसर्च की बात है कि 90% बिजनेस जो है टग बोट का, ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी ओशन स्पार्कल करके। ये 90% कंट्रोल इन्हीं का था, ओशन स्पार्कल का ही था टग बोट के बिजनेस पे। यानी जो भी जहाज आएगा समुद्री जहाज, उसको पोर्ट पे लेके ये खींच के लेके आते थे। अदानी जी ने स्मार्टली क्या किया, इन्होंने ये हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी थी ओशन स्पार्कल, इसको खरीद लिया। तो अब इससे क्या हो रहा है, अब वो कैसे खरीदा, ये केन प्रकार है, वो अपना एक अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो मैं इस पे नहीं बात करना चाहूंगा। बट कहने का अर्थ यह है कि अब रियल टाइम में बिना पोर्ट को ऑपरेट किए हुए या बिना पोर्ट संचालित किए हुए रियल टाइम में इंफॉर्मेशन अदानी जी के पास में है कि कौन से देश से कितना माल आ रहा है, किसका माल आ रहा है, कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सी शिपिंग लाइन है। ठीक है, तो चाहे सरकारी पोर्ट हो चाहे प्राइवेट पोर्ट हो, क्योंकि टग बोट्स ही उसको लेके आएंगे। दूसरी चीज, यदि टग बोट्स ने काम धीरे किया, सरकारी पोर्ट है, तो आप ऑटोमेटिकली स्लो हो गए। तो टग बोट्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है कि मालूम ही नहीं है किसी को, ना के बराबर लोगों को मालूम है। तो ये टग बोट्स पे आज की डेट में ओशन स्पार्कल खरीदने के बाद से 90% कंट्रोल जो है अदानी जी का आ गया। दूसरा जो आपने बोला कि 10 साल में कैसे हुआ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कैसे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज यदि पोर्ट को खरीदने जा रही है तो उनको कैसे साइडलाइन किया जा रहा है। दिग्गी पोर्ट का एग्जांपल, दिग्गी पोर्ट एनसीएलटी में गया, एनसीएलटी कोर्ट ने दिग्गी पोर्ट को बोला कि आप सोवेरियन गारंटी, दिग्गी पोर्ट गया एनसीएलटी में, तो जेएनपीटी आया। जेएनपीटी 800 करोड़ लेके घूम रहा था, 700 या 800 करोड़ में एग्जैक्टली फिगर भूल गया, देने के लिए तैयार था कि हम ये पोर्ट खरीदना चाह रहे हैं। बट जेएनपीटी को बड़े आश्चर्यजनक रूप से एनसीएलटी के कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप जाइए भारत सरकार का सोवेरियन गारंटी लेके आइए। अब जेएनपीटी ऑपरेट करता है शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर में, शिपिंग मिनिस्ट्री तो दे नहीं सकता सोवेरियन गारंटी, ना जेएनपीटी दे सकता है, देगा कौन? भारत सरकार। और भारत सरकार में भी कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि फाइनेंस का मामला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमन जी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको कोई सोवेरियन गारंटी नहीं देंगे। तो जेएनपीटी के पास में जो पोर्ट आ सकता था
वो पोर्ट चला गया अदानी जी के पास में। तो आई मीन आप समझिए कि कैसा होता है, आप बहुत जगहों पे पचड़े लगा सकते हो कि भाई मतलब ये चीज जो है कहीं पे स्लो काम करवा दो, कस्टम्स डिपार्टमेंट आपके हाथ में, टग बोट आपके हाथ में है, आपके पास में पूरे यदि प्रोसेस प्रक्रिया मैकेनिज्म है तो आप कनेक्टिविटी फास्ट कर सकते हो, रेलवे के रेक्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये पोर्ट बिजनेस बिना सरकारी तंत्र के सपोर्ट के सक्सेसफुली चलाना ही बहुत मुश्किल है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो योगदान है वो है स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स का। जैसे आज आप देखिए गुजरात मैरिटाइम बोर्ड से इन लोगों ने दाहेज हो गया, हजीरा हो गया, टूना हो गया, ये सारे जो पोर्ट इनके गुजरात में है तो गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के थे। वैसे आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम का हो गया वो भी इन्होंने लिया। वेस्ट बंगाल में भी हमें सुनने में आया कि भाई ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो मैरिटाइम बोर्ड है वहां से ले रहे हैं। तो सरकारी तंत्र के बिना सपोर्ट के आप जो है आप पोर्ट बिजनेस में घुस ही नहीं सकते। और अभी भारत सरकार की जो नीति है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे पोर्ट बिजनेस को ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आपको एग्जांपल देता हूं। जेएनपीटी जैसे मैंने बोला इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट था, 4.8 मिलियन टन वहां पे कंटेनर जो है वो कैपेसिटी थी उसकी एनुअल, जिसको बढ़ा के अभी वो लोग 9.6 लाख कर रहे हैं। अब आप देखिए वहां पे जो तीनों टर्मिनल है, ठीक है, पांचों टर्मिनल, वो पांचों के पांचों प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए। आपका जो नवा शेवा वाला है वहां पे दुबई पोर्ट आके बैठ गया है। बीएम सिटी में 2 टर्मिनल्स हैं, उसको पीएसएस सिंगापुर को दे दिया इन लोगों ने काम करने के लिए। फिर आपका जीटीआई और एपीएम एक टर्मिनल संभाल रहा है, और जेएम बख्शी जो कि गुजरात की एक दूसरी कंपनी है जिसको अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं लोग। मतलब जेएम बख्शी जो है वो बेसिकली कोटक करके हैं गुजरात के, कृष्णा कोटक और ध्रुव कोटक। तो ये पिता और बाप बेटे दोनों मिलके मतलब चला रहे हैं जेएम बख्शी कंपनी को। तो एक जो जेएनपीसीटी यानी जो जेएनपीटी खुद चलाता था टर्मिनल, वो उठा के जेएम बख्शी को दे दिया है। तो आई मीन कैसा है, पारादीप पोर्ट का एग्जांपल है हमारे पास में, वहां से इंडिया का सबसे ज्यादा आयरन ओर जाता था। तो पारादीप पोर्ट जो है उसका भी इन लोगों ने 60% प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। जेएसडब्ल्यू ने एक टर्मिनल ले लिया है, एक टर्मिनल जेएसपीएल ने ले लिया है। सिमिलरली मतलब आई मीन जितने भी पोर्ट्स हैं जो आज की डेट में शिपिंग मिनिस्ट्री चला रहा है, मेरे ख्याल से 12 या 13 बड़े पोर्ट्स हैं, उसमें क्या कर रहे हैं लोग, टर्मिनल्स रहते हैं अलग अलग पोर्ट में, तो वो टर्मिनल्स हैंडलिंग का काम जो है प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दे रहे हैं। तो आप जब ये कर रहे हो तो सरकार तो वैसी पीछे जा रही है। और एक जो सबसे बड़ा घातक जो ट्रिक यूज किया गया वो ये यूज किया गया कि एनवायरमेंटल कंसर्न बता के सरकारी पोर्ट्स का बहुत सारा वॉल्यूम कम कर दिया गया। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमारा मुंबई पोर्ट जो है वहां पे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोयला उतरता था, जो इंडोनेशिया से कोयला हम लोग मंगाते, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन था। और मेरे ख्याल से 28 या कुछ 14 मिलियन टन, मैं भूल रहा हूं एग्जैक्ट फिगर, उतना इनका कोल का रिक्वायरमेंट है। तो जो इंडोनेशिया से कोल आता था, ये इन्होंने एनवायरमेंटल कंसर्न बताया कि नहीं नहीं ये तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में, ये कैसे क्या आप कोल उतार रहे हो, ये वो दुनिया भर की चीजें करके, और वो मुंबई पोर्ट में कोल उतरने का कार्यक्रम ही पूरा बंद हो गया। अब वो थोड़ी दूर पे जो है जेएसडब्ल्यू स्टील वाले जो है अपने सज्जन जिंदल जी, उनका कहीं पे पोर्ट है, वहां पे उतर रहा है, कोंकण में है। और फिनोलेक्स वाले का रत्नागिरी में, शायद रत्नागिरी में भी कुछ उतर रहा होगा, मेरे को ध्यान नहीं है। तो वहां पे कोयला जो है वहां उतारा जा रहा है, क्योंकि कोयले की तो जरूरत। मैं चाहूंगा थोड़ा सा संक्षेप में आप ये बता दें कि इस 10 साल में अडानी बंदरगाहों के बादशाह कैसे बन गए। यही मैं बता रहा हूं, आप वॉल्यूम कम करा दो सरकारी पोर्ट्स पे, एनवायरमेंटल कंसर्न बता। अब मारमा गोवा का पोर्ट, आयरन ओर पूरा मारमा गोवा से जो निकलता था, मारमा गोवा के पोर्ट से जाता था। आपने एनवायरमेंटल कंसर्न बता के वो वॉल्यूम पूरा ही गिरा दिया। अब वो चला गया मुंद्रा में, कोल भी मुंद्रा में चला गया। तो आप बहुत सारे तरीके कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ जगह तो इन्होंने खुद ने स्मार्टनेस दिखाई। जैसे टग बोट का जो बिजनेस ओशन स्पार्कल, एक ही कंपनी ये करती थी, उसको खरीद लिया इन लोगों ने ज्यादा पैसे देके, जैसे भी खरीदा। वहीं दूसरी तरफ जो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स बता के पता नहीं कहां से सडनली एनवायरमेंटलिस्ट आ जाए। अच्छा, ये एक सवाल है कि सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स सरकारी पोर्ट पे क्यों होते हैं? ऐसे कितने प्राइवेट पोर्ट्स हैं जहां पे ये एनवायरमेंटल कंसर्न दिखा के और वहां पे बोला गया कि भाई आप यहाँ कोयला नहीं उतारोगे या यहाँ से आयरन और ये नहीं करोगे, है ना,
और ऐसे कितने पोर्ट्स हैं, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। ये सारे बिल्कुल। इन्वायरमेंटल कंसर्न सरकारी पोर्ट्स पे ही क्यों आते हैं, ये मुझे समझ में, तो वहां का वॉल्यूम गिर गया, वॉल्यूम गिर गया तो वो प्राइवेट पोर्ट्स की तरफ गया। दूसरी तरफ टर्न अराउंड टाइम, मैंने बताया मैं इंपोर्टर हूं या मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरा माल जितनी फास्ट उतरेगा या जितनी फास्ट जाएगा उतनी जल्दी मेरे को प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें क्रेडिट पीरियड बहुत बड़ा रहता है। शिपिंग लाइन वाले जो हैं उनको 3-3 महीने का ये जो टर्मिनल ये रहते हैं, अपना क्या बोलते हैं, जो डीएसी जो क्लियरेंस करते हैं, क्लियरेंस ऑपरेटर, उनको 3-3 महीने का क्रेडिट टाइम देना पड़ता है। तो आपका यदि नहीं टर्न अराउंड फास्ट हुआ तो आप तो वैसे ही मर गए, बीच के जो लोग हैं, तो सरकारी उसमें टर्न अराउंड टाइम बढ़ा देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे कस्टम डिपार्टमेंट वो बोल देगा भाई डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है आपका, लो 25 दिन तक आपका माल पड़ा हुआ है, आप क्या कर जी। लोगे। तो बिना सरकारी तंत्र के मदद के आप नहीं इसमें सक्सेसफुल हो सकते।